क्रिया काल वाच्य अवयव निपात। अध्याय 6 है परिभाषा। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो वह क्रिया कहलाता है। जैसे देवेश दूध पी रहा है, अर्चना काम कर रही है, नीतू नाच रही है। इसमें पी रहा है, कर रही है, नाच रही है शब्द कार्य व्यापार का बोध करा रहे हैं। इनसे किसी कार्य के करने का अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रिया है, ये क्रियाएं है। नेक्स्ट, क्रिया के भेद। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया में देखिए मूल क्रिया में अकर्म क्रिया, सकर्म क्रिया। अकर्म क्रिया में पूर्ण अक्रम, अकर्म, अपूर्ण अक्रम, अकर्म। सकर्म क्रिया में पूर्ण सकर्म, अपूर्ण सकर्म। एक कर्म द्विकर्मक। उसके बाद आता है व्युत्पत्ति क्रिया। प्रेरणार्थक व्युत्पन्न अकर्म, प्रथम प्रेरणांक, द्वितीय प्रेरणांक। नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, मिश्र क्रिया। सहायक क्रिया में देखो काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य। काल में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। पक्ष में नित्य, सातत्य, पूर्ण, स्थित्यात्मक। उसके बाद वृत्ति में आज्ञार्थक, संभावनार्थक, सामर्थ्य सूचक। उसके अलावा बाध्य सूचक, निश्चयार्थक, संकेतार्थक। वाच्य के अंदर देखिए कर्तवाच्य, अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के अंदर कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 क्रियाएं आएंगी। क्रिया का प्रकार होगा 41 तरह का। 41 मुख्य क्रियाएं 2 होंगी, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। उसके अलावा आगे देखते हैं, समझने के लिए क्रिया पदबंधी की रचना के प्रकार। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। क्रिया पदबंध का मुख्य या कोशगत अर्थ बताने वाला। क्रिया पदबंध का मुख्य या कोशगत अर्थ बताने वाला। मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो भी अंश शेष रह जाता है वह सहायक क्रिया होता है। उदाहरणार्थ, बच्चे गाना गा चुके हैं, वह हंस रही है, आप अब जा सकते हैं। वह हिंदी नहीं बोल पाता। मुख्य क्रिया गा, हंस, जा, बोल। सहायक क्रिया चुके हैं, रही है, सकते हैं, पाता। उसके अलावा धातु रूट
क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे लिख, पढ़, जा, रो, पा आदि। इन्हीं से लिखता है, पढ़ता है, जाता है, रोता है आदि क्रिया बनती है। क्रिया के विभिन्न प्रकार देखिए। मूल क्रिया, सरल क्रिया। वे क्रिया रूप जो भाषा में रूढ़ शब्दों की तरह से प्रचलित है, सरल क्रिया कहे जा सकते हैं या कहे जाते हैं, क्योंकि ये क्रियाएं न तो किसी अन्य क्रिया से उत्पन्न हुई है और न ही एकाधिक क्रिया रूपों के योग से बनी है, तथा इन्हें मूल क्रिया भी कहा जा सकता है, जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, पीना आदि। सरल क्रिया के अंतर्गत अकर्म व सकर्म दोनों प्रकार की क्रियाएं आ सकती है। अकर्म क्रिया वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, अकर्म क्रिया कहलाती है, जैसे चलना, फिरना, दौड़ना और रोना आदि। सकर्म क्रिया वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती है, अर्थात जिनके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है, वह सकर्म क्रिया कहलाती है या कही जाती है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देना, लेना आदि। बंदर लड़की को देख रही है, सकर्म क्रिया। गीता फूल तोड़ रही है, सकर्म क्रिया। इन दोनों वाक्यों में देखना और तोड़ना का फल लड़की है। फूल पर पड़ रहा है और फूल पर पड़ रहा है, तथा लड़की और फूल कर्म है। इन पर क्रिया का फल पड़ने से देखना और तोड़ना ये सकर्म क्रिया हो जाती है। अकर्म तथा सकर्म के भेद प्रभेद। अकर्म क्रिया और सकर्म क्रिया भेद प्रभेद। अकर्म क्रिया के विषय में आप जान ही चुके हैं कि इनको कर्म की अपेक्षा नहीं होती। ये दो प्रकार की होती है, पूर्ण अकर्म तथा अपूर्ण अकर्म। पूर्ण अकर्म में पूर्ण से तात्पर्य इतना ही है कि ये अपने में ही पूर्ण होती है। इन्हें अपनी पूर्णता व्यक्त करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे सोना, दौड़ना, हंसना, जाना, आना सभी अकर्म क्रियाएं हैं तथा अपना अर्थ व्यक्त करने में स्वयं पूर्ण है। पूर्ण अकर्म क्रियाओं के भी दो भेद किए जा सकते हैं, का स्थिति अवस्था बोधक तथा गति बोधक। उसके अलावा स्थिति या अवस्था बोधक पूर्ण अकर्म क्रिया वे पूर्ण अकर्म क्रियाएं जिसके द्वारा कर्ता की स्थिति, अवस्था या दशा का बोध होता है, स्थित्यात्मक अकर्म कही जाती है। जैसे बच्चा रो रहा है, रोने की स्थिति या अवस्था का बोध। लड़की हंस रही है, हंसने की अवस्था का बोध। वे सो रहे हैं, सोने की अवस्था, स्थिति का बोध। गति बोधक पूर्ण अकर्म क्रिया ये वे अकर्म क्रिया है जिसको संपादित करने समय कर्ता गतिशील स्थिति में होता है, जैसे दौड़ना, भागना, आना, जाना, चलना, फिरना, उड़ना,
तैरना आदि इन क्रियाओं के साथ प्रायः स्थानवाची क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। बच्चा मैदान में दौड़ रहे हैं, वह दिल्ली जा रहा है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या है? देखिए, ये क्रियाएं वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाती। इस पूर्णता के लिए इनको कर्ता से संबंध रखने वाले किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। होना, बनना, निकलना इसी प्रकार की क्रियाएं हैं जो अर्थ की पूर्णता के लिए पूरक का सहारा लेती है। जैसे बच्चा बीमार है, शीला बेईमान है, वह बेईमान निकली, वे ईमानदार लगा। यदि इन वाक्यों में बेईमान, ईमानदार, बेईमान, बीमार, ईमानदार, बेईमान आदि पूरक शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अधूरा लगता है। पूरक के स्थान पर प्रायः विशेषण तथा संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक क्रिया। जिस प्रकार अकर्मक क्रियाओं के अर्थ को स्वागतः पूर्ण रूप से में व्यक्त करने या न करने के आधार पर पूर्ण तथा अपूर्ण दोनों भेद होते हैं, उसी तरह सकर्म के भी पूर्ण सकर्मक तथा अपूर्ण सकर्मक दो भेद हो जाते हैं। पूर्ण सकर्मक वे सकर्मक क्रियाएं जो अपने अर्थ को स्वतः पूरी तरह से व्यक्त कर पाने में समर्थ है, पूर्ण सकर्मक कही जाती है। ये दो प्रकार की होती है। एक कर्मक तथा द्विकर्मक। कर्म के आधार पर कर्म क्रिया के भेद। एक कर्म अथवा पूर्ण सकर्म क्रिया वे सकर्म क्रियाएं जो केवल एक कर्म होती है, एक कर्म कही जा सकती है। जैसे शीला गाना गा रही है, मोहन अखबार पढ़ रहा है, वे अमरूद खा रहे हैं। यहाँ गाना, अखबार, अमरूद कर्म है जो क्रिया पर क्या के प्रश्न के उत्तर में निर्जीव संज्ञा के रूप में प्राप्त होते हैं। इनको प्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है। द्विकर्म पूर्ण कर्ता क्रिया। कुछ पूर्ण सकर्मक क्रियाएं ऐसी भी है जो दो कर्म लेती है। जैसे भोजन, लेना, देना, बताना, खरीदना, बेचना आदि द्विकर्मक क्रिया हैं। देखिए उदाहरण। मैंने शीला को किताब दी, हमने मोहन से मकान खरीदा, मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच दी, राम ने शीला को किताब दी, मैंने माँ को पत्र भेजा। उपयुक्त वाक्य में क्रिया पर क्या के उत्तर में प्राप्त संज्ञा प्रत्यक्ष कर्म कही जाती है तथा किसको के उत्तर में प्राप्त सजीव संज्ञा अप्रत्यक्ष कर्म कहलाती है। नेक्स्ट है पूर्ण सकर्म क्रिया। जिस सकर्म क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे अपूर्ण सकर्मक कही जाती है। अर्थ की
पूर्णता के लिए ये क्रियाएं कर्म से संबंधित एक अन्य शब्द कर्म पूरक का सहारा लेती है। मानना, समझना, चुनना, बनाना आदि ऐसी क्रिया है। नीचे के उदाहरण देखिए। आपने मुझसे प्रतिनिधि क्यों चुना? आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना? कर्म पूरक। वह शीला को मूर्ख समझता है। कर्म पूरक। वह मोहन को अपना पति नहीं मानती। कर्म पूरक। इन वाक्यों में कर्म पूरक प्रतिनिधि मूर्ख पति का यदि लोप कर दिया जाए तो वाक्य अधूरा सा प्रतीत होता है। जहाँ प्रतिनिधि का संबंध कर्म मुझे से है, मूर्ख का संबंध कर्मशीला से है और पति का संबंध मोहन से है। इस कारण ये पूरक कर्म पूरक है जाते हैं। विशेष पूर्ण क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। सामान्य क्रिया, जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे आप आए, वह नहाया आदि। संयुक्त क्रिया, जहाँ दो अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वे संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कविता महाभारत पढ़ने लगी, वह खा चुका है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हथियाना, शर्माना, अपनाना आदि। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं। प्रेरणार्थक कर्ता, प्रेरणा प्रदान करने वाली, प्रेरित कर्ता, प्रेरणा लेने वाला। पूर्वकालिक क्रिया, किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ। प्रस्तुत उदाहरण में उठा हूँ क्रिया से पूर्ण सोकर क्रिया का प्रयोग हुआ है अथवा सोकर पूर्णकालिक क्रिया है। विशेष पूर्वकालिक क्रिया या दो क्रिया के सामान्य रूप में प्रयुक्त होती है अथवा धातु के अंत में कर अथवा करके लगा देने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। अन्य उदाहरण देखिए। बच्चा दूध पीते ही सो गया। लड़कियां पुस्तकें पढ़कर जाएंगी। राम चित्र देखकर हंसने लगे। देखते हैं काल यानी टेंस। परिभाषा, जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय काल ज्ञात हो वह काल कहलाता है। और एक बार परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय काल ज्ञात हो वह काल कहलाता है। यानी क्रिया किस समय में खत्म हो रही है या समाप्त हो रही है उसका हमें ज्ञात होना यानी याद रहना, वह क्या है? काल है। काल वर्तमान काल पास्ट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट और भविष्य काल फ्यूचर। भूत में देखिए, सामान्य भूतकाल सिंपल पास्ट, आसन भूतकाल रिसेंट, अपूर्ण इनकम्प्लीट पास्ट, पूर्ण भूत कंप्लीट पास्ट, संदिग्ध भूत डाउटफुल पास्ट,
हेतु हेतु मदभूत, हेतु मदभूत कंडीशनल पास्ट, उसके बाद वर्तमान को आइए। सामान्य वर्तमान प्रेजेंट इंडेफिनिट, अपूर्ण वर्तमान प्रेजेंट कंटिन्यूअस, संदिग्ध वर्तमान प्रेजेंट डाउटफुल, भविष्य सामान्य भविष्य सिंपल फ्यूचर, असंभाव्य भविष्य डाउटफुल फ्यूचर। टेंस भूतकाल फास्ट, भूतकाल में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भूतकाल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय अतीत में कार्य संपन्न होने का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। यह यथा बच्चा गया, गाया, बच्चा गया है, गया, बच्चा गया, बच्चा गया है, बच्चा जा चुका था, बच्चा जा रहा था। सामान्य भूत जहाँ बीते सामान्य हो, जहाँ बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो वह सामान्य भूत कहलाता है। जैसे बच्चा गया, श्याम ने पत्र लिखा। असंभूत जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय निकट समझा जाए वह असन्न भूत कहलाता है। जैसे बच्चा आया है, कमल गया है। अपूर्ण भूत जहाँ भूतकाल की क्रिया की अभी समाप्ति हुई हो वह अपूर्ण भूत होता है। जैसे बच्चा आ रहा था, श्याम पत्र लिख रहा था। पूर्णभूत क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्णभूत कहते हैं। जैसे श्याम ने पत्र लिखा था, बच्चा आया था। संदिग्ध भूत क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो वह संदिग्ध भूत होता है। जैसे बच्चा आया होगा, कमल गया होगा। नेक्स्ट हेतु मदभूत क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती किंतु किसी कारण से हुई नहीं वह हेतु मदभूत होता है। इस क्रिया में दो संबंध वाक्य होते हैं। जैसे यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस परिभाषा क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। मुनि माला फेरता है, गवैया गा रहा है। सामान्य वर्तमान काल क्या है देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है वह सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है। अपूर्ण क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वह अपूर्ण वर्तमान होता है। जैसे बच्चा रो रहा है, श्याम पत्र लिख रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध हो वह संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे अब बच्चा रोता होगा, श्याम इस समय पत्र लिखता होगा। भविष्य काल परिभाषा भविष्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा वह भविष्य काल कहलाता है। जैसे
श्याम पत्र लिखेगा, शायद आज संध्या को वह आया। सामान्य भविष्य, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल या भविष्य कहते हैं। जैसे श्याम पत्र लिखेगा, वह घूमने जाएगा। संभाव्य भविष्य काल क्या है? देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का संभावना का बोध हो वह सामान्य संभाव्य भविष्य होता है। जैसे शायद आज वह जाए, संभव है श्याम पत्र लिखे। वाच्य देखिए, परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता कर्म और अथवा कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य देखिए, वाच्य कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस। वाच्य संबंधित महत्वपूर्ण बातें, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा या से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। बोलचाल की भाषा में से के का प्रयोग प्रायः निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे क मुझसे चला नहीं जाता, ख उससे काम नहीं होता। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के निषेधात्मक वाक्यों में जहाँ कर्ता प्लस से का प्रयोग होता है, वहाँ अन्य असमर्थता सूचक अर्थ की भी अभिव्यक्ति होती है। जैसे मुझसे खाना नहीं खाया जाता, माता जी से पैदल नहीं चला जाता, उनसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, बच्चे से दूध नहीं पिया जाता। कर्तृवाच्य के सकारात्मक वाक्यों में इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सक का प्रयोग किया जाता है। जैसे क ये वह गाना गा सकते हैं, माता जी मिठाई बना सकती है, बच्चे यह पाठ याद कर सकते हैं। इसी तरह से कर्तृवाच्य के असमर्थार्थ सूचक वाक्यों में सक का प्रयोग होता है। मैं आपके घर नौकरी नहीं कर सकता, वह अब दुकान नहीं चला सकता, वे पत्र नहीं लिख सकते, बच्चे आज फिल्म नहीं देख सकते। कर्तृवाच्य के निषेधात्मक वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे कर्मवाच्य के प्रयोग में प्रायः क्रिया में जा रूप लगाकर क्रिया जाता है, सोया जाता है, खाया जाता है जैसे वाक्य बनते हैं, लेकिन कुछ उत्पन्न अकर्म क्रिया का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है। जैसे मजदूर पेड़ नहीं काट रहे, मजदूर से पेड़ नहीं काटा जाता, मजदूर से पेड़ नहीं कट रहा। हलवाई मिठाई नहीं बना रहा,
हलवाई से मिठाई नहीं बन पाई जा रही, हलवाई से मिठाई नहीं बन रही। हिंदी में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्यों में प्रायः कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे पेड़ नहीं काटा जा रहा, पेड़ नहीं कट रहा, मिठाई नहीं बन रही, कपड़े नहीं धुल रहे। भाववाचक की क्रिया सदा अन्य पुरुष लिंग वचन एकवचन में रहती है। कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य क्रिया का कर्ता का बोध हो वह कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होता है। जैसे वाच्य खेलता है, घोड़ा भागता है। कर्मवाच्य पैसिव वॉइस परिभाषा, क्रिया के जिस रूप में वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाचक कहते हैं। जैसे भारत पाक युद्ध में सहस्रों सैनिक मारे गए, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। नेक्स्ट है भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस परिभाषा, क्रिया का वह रूपांतर भाववाचक कहलाता है जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। जैसे अब मुझे रहा नहीं जाता, गौरव से सोया नहीं जाता। प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। कर्तरी प्रयोग की परिभाषा, जब कर्ता के लिंग एक वचन और पुरुष के अनुरूप क्रिया हो तो वह कर्तरी प्रयोग कहलाता है। जैसे लड़का पत्र लिखता है, लड़कियां पत्र लिखती हैं। कर्मणि प्रयोग की परिभाषा, जब क्रिया कर्म के लिंग वचन और और पुरुष के अनुरूप हो तो वह कर्मणि प्रयोग कहलाती है। जैसे उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया, छात्रों से निबंध लिखे गए। भावे प्रयोग की परिभाषा, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता का अनुसरण न कर सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में हो तब भावे प्रयोग होता है। जैसे अनीता ने बेल को सिंचा, लड़कों ने पत्रों को देखा।